नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद इकोविको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल। इससे पहले मैं ओलिगोपोली मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, कोलिसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली और उनके अंदर जो जो भी मॉडल्स हैं उनके बारे में मैंने एक शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैंने उसी वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट का जो मॉडल है उसको बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे उसके अंदर, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली के मॉडल हैं उसका सेकंड मॉडल एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल, जो कि बेसिकली स्टैकलबर्ग के द्वारा दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने दोस्तों आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली मार्केट्स के जो मॉडल हैं वो बेसिकली दो ही अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस अबाउट द आउटपुट ऑफ अदर फर्म्स। बस इन्हीं दो अजम्पशंस के बिहाफ पर ये सभी मॉडल्स अपने आप को डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक बात है कोऑर्डिनेट की मॉडल की, कोऑर्डिनेट मॉडल कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जीरो है और फर्म को कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है दूसरी फर्म के आउटपुट के बारे में। लेकिन यहाँ जो एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल है वो उसकी एक अजम्पशंस को तोड़ देता है। वो अजम्पशंस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों जी हाँ, एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है और इसके बिहाफ पर ही वो अपना मॉडल को डिस्क्राइब करता है। और एक जो अजम्पशंस कोऑर्डिनेट की थी कि फर्म को पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस मॉडल में भी वो पास्ट एक्सपीरियंस को ना ही मानता है। और चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अब डिस्कस करते हैं अपने पेन और पेपर के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट मॉडल। मैं आ जाता हूँ कोने के अंदर और आप आ जाइए मुख्य भूमिका के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बात की, एक्सटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट डुओपोली मॉडल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पहली अजम्पशंस है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो मानता है, लेकिन सेकंड जो अजम्पशंस है नो पास्ट एक्सपीरियंस। ये दो इसकी मेन अजम्पशंस है दोस्तों। उसके बाद इस मॉडल को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो दोस्तों, बेसिकली ये मॉडल क्या बताने का प्रयास कर रहा है आपको, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली दो ग्राफ लिए हैं। पहले ग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी ली है ए फर्म की और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लिया है। और हमें पता है कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का होता है दोस्तों वो यू शेप का होता है बेसिकली। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है उसके अंदर क्वांटिटी, फर्स्ट फर्म की क्वांटिटी को लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को लिया है। और जैसे हमें पता है कि जो हमारा एमसी होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, वो यू शेप का होता है। और मैंने वाई एक्स इस सेकंड ग्राफ के ऊपर दोस्तों मैंने क्वांटिटी ऑफ ए फर्म और क्वांटिटी ऑफ बी फर्म लिया है। और स्टार्टिंग में दोस्तों हम मान लेते हैं कि दोनों ही फर्म्स, फर्म ए और फर्म बी जो है वो फर्म ए Q1 फर्स्ट और फर्म बी QB डैश प्रोडक्शन करती है और दोनों को सेम इस पॉइंट के ऊपर ए फर्म को 5 जो है प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लेते हैं कोई के प्रॉफिट इस पॉइंट के ऊपर से हो रहा है दोस्तों। तो जब ए और बी फर्म इतना इतना प्रोडक्शन करती है और इस सिंगल पॉइंट के ऊपर मान लो हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि यहाँ पर 5 जो है प्रॉफिट हो रहा है दोनों ही फर्म को दोस्तों। और उसके बाद जो बी फर्म है, जो बी फर्म अपने आउटपुट को बढ़ा देती है दोस्तों। उसके बाद बी फर्म जैसे ही अपने आउटपुट को बढ़ाती है, अपने आउटपुट को वह QB डबल डैश कर लेती है। तो हमें पता है दोस्तों, जब एक फर्म, अगर मान लो बी फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो प्राइस ऑफ गुड्स गिर जाएंगे, प्राइस ऑफ गुड्स गिर जाएंगे। इससे अब ए फर्म को क्या नुकसान होगा। अब ए फर्म हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो QA प्रोडक्शन है, ए फर्म के द्वारा जो QA प्रोडक्शन है वो यहाँ पर है। फर्म यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है QA डैश यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है। अब दोस्तों
इस कंडीशन के ऊपर जब बी फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया जिससे प्राइस गिर जाते हैं, तो अब ए फर्म क्या डिसीजन ले, वो अपना आउटपुट गिराए या फिर बढ़ाए। अब दोस्तों देखो, अगर यदि फर्म ए अपना प्रोडक्शन को कम कर लेती है तो हमें पता है कि जैसे ही कम करेगी तो हम देख सकते हैं कि जो इसका ऊपर करने पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जैसे ही उसने प्रोडक्शन अपना कम किया तो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो इसलिए प्रोडक्शन कम करने पे ए फर्म को घाटा है। इसके अलावा अगर ए फर्म दोस्तों अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेती है, बढ़ाकर अगर वो प्रोडक्शन को ले आती है QA" के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट रहा है, बिकॉज MC डाउनवर्ड जा रही है। तो जब बी फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर अगर ए फर्म इस कंडीशन के ऊपर है जहां पर उसकी MC डाउनवर्ड है, तब वह ए फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेती है। तो जैसे ही ए फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी दोस्तों, तो उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, और जो बी फर्म ने अपना आउटपुट बढ़ाकर ओवरऑल प्राइस को गिराया था, उसको काउंटर कर देगी कॉस्ट कम करना। अर्थात बी ने आउटपुट बढ़ाया जिससे कि प्राइस कम हुई, और ए ने अपना आउटपुट बढ़ाया जिससे कॉस्ट कम हो गई, तो इससे प्राइस कम होना और कॉस्ट कम होना दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों अब ए फर्म ने भी अपना आउटपुट बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात होगी प्राइस और भी गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर ए फर्म अपना आउटपुट भी बढ़ा रही है, तो प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। और इस पॉइंट के ऊपर अब अगर बी अपना आउटपुट बढ़ाती है तो ए भी अपना आउटपुट बढ़ाती है, और ए यहाँ पर आ जाती है A" पर। अब इस पॉइंट के ऊपर भी वही प्रॉफिट ए को प्राप्त होगा जो प्रॉफिट उसे इस पहले वाले पॉइंट के ऊपर प्राप्त हो रहा था जब दोनों इतना प्रोडक्शन कर रही थी दोस्तों। ये थी एक सिंपल सी बात। अब हम दोस्तों इन सारी बातों को भूल जाते हैं, इन सारी बातों को भूलकर एक नई कंडीशंस लेते हैं और उस नई कंडीशन में देखने का प्रयास करते हैं कि नई कंडीशन के ऊपर ए फर्म किस प्रकार से रिएक्ट करेगी जब बी फर्म अपना आउटपुट बढ़ाती है। बिकॉज जैसे ही बी फर्म अपना आउटपुट बढ़ाती है दोस्तों, तो इससे ए फर्म को नुकसान होगा, बिकॉज आउटपुट बढ़ाने से प्राइस तो गिरेंगी, जाहिर सी बात है। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं दोस्तों कि जो फर्म है वो अपना जो आउटपुट है वो कुछ यहाँ पर कर रही है। Q3 पर ए फर्म अपना प्रोडक्शन कर रही है और बी फर्म यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। अब इसका अर्थ हुआ दोस्तों, अब जो ए फर्म है वो अपने MC के बढ़ते हुए पार्ट के ऊपर प्रोडक्शन करी है Q3 के ऊपर दोस्तों। अब दोस्तों अगर बी फर्म इस पॉइंट से अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, वह QB से रेड B" के ऊपर अपना प्रोडक्शन करती है, तो जाहिर सी बात होगी प्राइस फिर से गिरेंगे। ऐसी सिचुएशन में अब ए फर्म क्या करे? अगर ए फर्म दोस्तों ध्यान से देखने वाली बात है, जब अब यहाँ पर दोबारा से अगर बी फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है, अपना आउटपुट बढ़ाती है, इससे प्राइस उस गुड्स के गिर जाते हैं, तो ऐसे में यदि ए फर्म अपना आउटपुट बढ़ाए तो आउटपुट बढ़ाने पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज MC के अपवर्ड पार्ट के ऊपर वो अब है। और लेकिन अगर वो अपना प्रोडक्शन कम कर देती है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, प्रोडक्शन कम कर देती है और वो प्रोडक्शन कम कर QA" के ऊपर वापस आ जाती है, तो इस पॉइंट के ऊपर इट मीन्स MC के मिनिमम पार्ट के ऊपर वो प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पर दोस्तों आउटपुट कम करने पर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो Q के द्वारा आउटपुट बढ़ाने पर जो प्राइस कम हुए थे, उसको काउंटर करने के लिए ए फर्म क्या करती है, अपनी आउटपुट कम कर अपनी कॉस्ट को कम कर लेती है। और दूसरा, अब अगर ए ने अपना आउटपुट कम किया है तो जाहिर सी बात होगी दोस्तों, जो ए का जो प्राइस है गुड्स का वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ QA ने अपना आउटपुट भी कम कर लिया है, जिससे दोनों बातें वापस से न्यूट्रल हो जाती हैं। प्राइस बढ़ा है और क्वांटिटी कम हुई है, तो दोनों बातें वापस से न्यूट्रल हो जाती हैं। और इस पॉइंट के ऊपर भी ए फर्म को वही प्रॉफिट प्राप्त होगा जो प्रॉफिट उसे पिछले 2 पॉइंट्स के ऊपर प्राप्त हो रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है दोस्तों आइसो प्रॉफिट कर्व। ए फर्म का हमें आइसो प्रॉफिट कर्व प्राप्त होता है, जहां पर
उस आइसो प्रॉफिट कर्व के ऊपर, तीनों बिंदुओं के ऊपर, पहला बिंदु, सेकंड बिंदु और थर्ड बिंदु, तीनों ही बिंदुओं के ऊपर फर्म को इक्वल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बी फर्म इसके बाद भी और भी ज़्यादा अपना आउटपुट बढ़ा देती है, वह Q3 पे आ जाती है, तो उसके बाद ए फर्म के पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, उसे अपने प्रॉफिट को कम करना ही पड़ेगा और ए का जो प्रॉफिट कर्व है, आइसो प्रॉफिट कर्व ऊपर की तरफ आ जाएगा, जहां पर उसे 4, 4 और 4 प्रॉफिट प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम एक फर्म ए के हम आइसो प्रॉफिट कर्व को ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और अब चलते हैं दोस्तों हम इसी प्रकार से दोस्तों हम बी फर्म के आइसो प्रॉफिट कर्व को भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। कुछ इस प्रकार के जो आइसो प्रॉफिट कर्व होंगे दोस्तों, वो बी फर्म के बनेंगे और बी फर्म का हाईएस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व होगा ये वाला, जहां पर उसे 5 प्रॉफिट प्राप्त होंगे। और उसके बाद अगर बी ज़्यादा आउटपुट बढ़ाता है तो उसे बी फर्म को सेक्रीफाई करना पड़ेगा और उसका आइसो प्रॉफिट कर्व नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। अर्थात आइसो प्रॉफिट कर्व जितना छोटा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा, और जितना आइसो प्रॉफिट कर्व दूर इसका मतलब उसे प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नट मॉडल का। तो उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर कर्व दोनों के बना रखे हैं, ये ए का रिएक्शन कर्व बन जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसो प्रॉफिट कर्व। और ये दोस्तों यहाँ पर उसी प्रकार से बी का यहाँ पर ये आइसो प्रॉफिट कर्व से हम रिएक्शन कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेड वाला यहाँ पर हाईएस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ बी और दिस वन हाईएस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ ए। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नट मॉडल के अंदर हम किस प्रकार से आइसो प्रॉफिट कर्व को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कंडीशंस। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है कि दोनों फर्म्स जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तब दोनों फर्में किस पॉइंट के ऊपर अपने आप को एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर लेके जाएंगी। तो हमने देखा दोस्तों यह वाला जो रेड वाला है वो वो रिएक्शन कर्व है बी फर्म का, और ब्लू वाला हमने देखा जो रिएक्शन कर्व है ए फर्म का। और ये दोनों ही रिएक्शन कर्व हमने आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ ए एंड आइसो प्रॉफिट कर्व ऑफ बी के द्वारा हमने ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है दोस्तों, इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर दोनों फर्म्स के आइसो प्रॉफिट कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पर दोनों फर्म्स एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है। इट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नट मॉडल के अंदर जब दोनों फर्म्स के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को कट करते हैं दोस्तों, उस पॉइंट के ऊपर फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, बिकॉज उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे के आउटपुट के बारे में। इसलिए जब दोनों के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर दोनों फर्म अपना प्रोडक्शन करती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये कौन सा पॉइंट है अगर मैं आपको साधारण भाषा में कहूँ तो दोनों फर्म अपने एमसी के डाउनवर्ड जो मिनिमम एसी अपनी मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पार्ट होता है उसके ऊपर प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पर दोनों ही फर्म बेसिकली दोस्तों टोटल आउटपुट का, टोटल मार्केट की डिमांड का 1/3 प्रोड्यूस करती है, अर्थात टोटल वो 66% प्रोडक्शन करती है टोटल मार्केट डिमांड का। और यहाँ पर जो ब्लू लाइन येलो कलर के ऊपर जो मैंने यहाँ पर चीज़ों को टिक किया हुआ है, इससे हम इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। यह है बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कर्व, जहाँ पर दोनों फर्म्स के आइसो प्रॉफिट कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ इंडस्ट्री दोस्तों, जहाँ पर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और इस ग्रीन पॉइंट के ऊपर जहाँ पर दोनों फर्म्स के रिएक्शन कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पर बेसिकली फर्म्स अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही हैं। और यहाँ पर बेसिकली दोस्तों ओनली 50% ही प्रोडक्शन होता है इन कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर, और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है 66%। इट मीन्स
बिकॉज उन्हें दूसरी फर्म के पास्ट बिहेवियर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और आने वाली वीडियो में जब हम बात करेंगे चैम्बरलिन मॉडल के ऊपर, तो उसके अंदर हमें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों आप मेरे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।